नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का उत्कृष्ट क्लासेस के युद्ध 10 बैच में। आज है डे 4 और डे 4 हम लोग देखने वाले हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में जो सवाल है वो हम आपको टेलीग्राम में मिल गया होगा आप लोगों को। तो हम देखते हैं उसका सॉल्यूशन आज क्या है। सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहला सवाल आप लोग को साइड में भी दिख रहा होगा, एक साइड में लगा दिया जाएगा सवाल को। तो पहला सवाल था कि व्हेन वाज द नीति आयोग स्टेबलाइज। तो नीति आयोग की कब स्थापना कब हुआ था? तो 2015 हम लोग जानते हैं, 1 जनवरी 2015 को स्थापना किया गया। और किसके हटा किया गया था? प्लानिंग कमीशन को हटा करके किया गया था। दूसरा सवाल है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया था 2017 में। तो इसका नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद सवाल था तीसरा नंबर कि हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष कौन होता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी। उसका अगला सवाल है 4 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फंक्शन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कार्य नहीं है? तो प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? जैसे पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ये बिल्कुल है। एलोकेशन ऑफ सेंट्रल फंड टू स्टेट तो नहीं रहा, क्योंकि ये जो काम था ये किसका था? प्लानिंग कमीशन का था। प्लानिंग कमीशन का था, क्योंकि प्लानिंग कमीशन क्या करता था? पहले कोई भी स्कीम लागू करना हो, उसमें कितना बजट एलोकेट होना है वो प्लानिंग कमीशन ही डिसाइड कर लेता था और वही स्टेट को एलोकेट हो जाता था, यानी कि उसको मिल जाता था। तो ये काम किसका नहीं है? अभी नीति आयोग का नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। पांचवा ऑप्शन सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस्ड बाय प्लानिंग कमीशन, यानी कि प्लानिंग कमीशन को हटा करके किससे बनाया गया? ये सवाल आया एसएससी सीपीओ में 2020। किसको बनाया गया था? नीति आयोग को। अगला सवाल है 6 नंबर द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, यानी नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पानागरिया जो है वो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष थे, सॉरी। 7 नंबर सवाल है नीति आयोग रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन इन विच ईयर, मतलब किस साल प्लानिंग कमीशन को हटाया गया और नीति आयोग को लाया गया था? तो कौन से वर्ष में लाया गया था? 2015। अगला सवाल है 8 नंबर सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नीति आयोग गवर्निंग स्ट्रक्चर, यानी नीति आयोग के गवर्निंग स्ट्रक्चर में उसकी संरचना जो है उसमें कौन से लोग नहीं है? प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल है, चीफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होते हैं नीति आयोग में। अगला है कि द अटल इनोवेशन मिशन इज एन इनिशिएटिव बाय नीति आयोग टू प्रमोट व्हाट, यानी कि जो अटल इनोवेशन मिशन है नीति आयोग के किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया था? तो किस क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था? स्टार्टअप एंड इनोवेशन। हम लोग पहले पढ़ते हैं इंटरप्रेन्योरशिप, तो क्या है? स्टार्टअप। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और ये सवाल आया था एसएससी एमटीएस 2019। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज प्रमोटेड बाय नीति आयोग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू दिस, यानी कि सरकारी सहकारी संघवाद की अवधारणा नीति आयोग द्वारा बढ़ावा दी गई है। तो ये किस कथन से सत्य होता है, मतलब नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ये आया आईबीपीएस पीओ 2020 में। पहला है कि कोलैबोरेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में साझेदारी, तो बिल्कुल सही बात है। सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर ही फेडरलिज्म है, लेकिन जो इसका मेन काम था नीति आयोग का मेन मकसद था कि जो राज्य और केंद्र के बीच में साझेदारी हो, राज्य भी उसमें इन्वॉल्व हो, राज्य भी अपना सुझाव रख सके। तो इसलिए क्या आ गया ऑप्शन ए। 11 नंबर सवाल नीति आयोग लॉन्च द एसडीजी इंडिया इंडेक्स टू मेजर व्हाट, यानी एसडीजी इंडिया इंडेक्स को जो लॉन्च किया गया ये किसको मापने के लिए किया गया था? तो ये हमारा क्या था? एसडीजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 कि नीति आयोग प्ले अ की रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, यानी नीति आयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो नीति आयोग क्या करता है? इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्म, ये यूपीएससी का सीएपीएफ एग्जाम में 2018 में आया था। या फिर जुडिशियल रिफॉर्म, बिल्कुल नहीं। इलेक्टोरल रिफॉर्म, ये भी नहीं। बैंकिंग रिफॉर्म, तीनों में से कोई नहीं, बी सी डी, यानी ऑप्शन ए, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नीति आयोग का ज़्यादा हिस्सेदारी है। नीति आयोग इकोनॉमिक सजेशन किसको देता है? सेंट्रल को और स्टेट गवर्नमेंट को, ये आपको ये स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, ये आपकी नीति होनी चाहिए इकोनॉमिक अचीवमेंट के लिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 जो यूपीएससी ईपीओएफ में 2019 में आया कि विच प्रोग्राम इज लॉन्च बाय नीति आयोग टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन स्कूल्स, यानी स्कूल्स में नवाचार, नए विचारों को और उद्यमिता यानी कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? अटल टिंकरिंग लैब। ये हम लोगों ने कल के लेक्चर में नहीं देखा था, लेकिन
हम लोग सवाल भी करेंगे, तो सवाल में हम लोग का ये सब टॉपिक्स आते रहेगा। और जब भी ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बस क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करेंगे, ताकि उसमें जो भी क्वेश्चन हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के, नीति आयोग के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे हम लोग कवर करेंगे उसमें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 जो एसएससी सीजीएल 2018 में आया नीति आयोग से, कि नीति आयोग का वाइस चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय हुम, यानी कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो हम लोगों ने सामने देखा था कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। अगला सवाल है लास्ट सवाल कल का, हु वाज द सीईओ ऑफ नीति आयोग इन 2021, यानी नीति आयोग के सीईओ कौन होते हैं, कौन थे नीति आयोग के सीईओ। सीईओ कौन थे, अमिताभ कांत। यह आईएएस प्रीलिम 2021 में। ये था हमारा कल का सवाल। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, और उसमें सबसे पहला टॉपिक है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति। क्रांति को समझ में आता ही है, कुछ बदलाव आया होगा, कुछ चेंजेस आए होंगे। क्रांति रिवॉल्यूशन मतलब जो पुरानी चीजें चल रहा है उसको बदल के, उसको हटा करके कुछ नया चीजें लाना, ठीक है, उसको कहते हैं क्रांति। जैसे देखो इसका सबसे पहले ये है, ये नाम जो है नॉर्मैन बोरलॉग, ये है 1960 में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इसको टर्म को लाया, इस बात को लाया। इसके जनक हैं वो नॉर्मैन बोरलॉग है, जो कि 1960 में हरित क्रांति को लाए। और उन्होंने किस लिए, हाई यील्डिंग वैरायटी, HYV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी, मतलब उच्च पैदावार वाले जो बीज होते हैं उसको कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी। और किसका लाया गया था, वीट का। वीट मतलब गेहूं का लाया था, और इसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिला, और इसी को कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। और कभी एग्जाम में आता है कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, नॉर्मैन बोरलॉग, जो कि 1960 में आया था। 1960 में इस टर्म को लाया था ग्रीन रिवॉल्यूशन को, किससे, गेहूं का HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोडक्ट लाया था, बीज को लाया था, जिससे उनको नोबेल पीस प्राइज मिला। कब, 1970 में मिला था। उसके बाद बात आता है कि इंडिया में किसको कौन लाया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो MS स्वामीनाथन। इंडिया में लाने वाले कौन थे, MS स्वामीनाथन, जिन्होंने इंडिया में हरित क्रांति लाया। 1967 से 78 तक जो हम लोग इस हरित क्रांति को लाए, उससे फायदा क्या हुआ कि जो हम लोग फूड डेफिशिएंट मतलब होता है कि खाने की, अनाज की आपूर्ति नहीं हो पाना, मतलब भरपाई नहीं हो पाना। फूड डेफिशिएंट मतलब होता है कमी होना, डेफिशिएंट मतलब होता है कमी। तो फूड अनाज का कमी था, और उससे फूड डेफिशिएंट से हम लोग क्या बन गए, लीडिंग एग्रीकल्चर नेशन, यानी कि कृषि प्रधान देश, जो कि कृषि पे ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। ये था हरित क्रांति का फायदा। और जो इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या था हरित क्रांति लाने का, तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म उद्देश्य था कि जो हम भूखमरी चल रहा था देश में, उसको कंप्लीट करना, देश में या दुनिया में जहाँ भी चल रहा है उसको कम करना, और अनाज का पैदावार ज्यादा बढ़े और लोगों को ज्यादा खाना मिले, भूख से ना मरे। लॉन्ग टर्म गोल था कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना। मॉडर्नाइज करने का मतलब क्या होता है, दूसरा लॉन्ग टर्म गोल है एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन। एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन क्या होता है कि एग्रीकल्चर को मॉडर्न तरीके से खेती करना, ट्रैक्टर खेती, सिंचाई के लिए खाद, ये सब चीजें क्या है, मॉडर्न करना, ताकि उसमें ज्यादा उपज हो। और साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि हमें पता है ग्रामीण क्षेत्र ज्यादातर किस पे डिपेंड रहता है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी हो, इसलिए क्या किया, इसको हरित क्रांति लाया गया। दूसरा था एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या है, रोजगार क्या होता है कि कृषि में हमको पता है कि गांव के लोग ज्यादातर कृषि में ही इन्वॉल्व रहते हैं। तो कृषि फसल अच्छा हो और पैदावार ज्यादा हो, तो उसमें क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोग लगेंगे तो ज्यादा रोजगार मिलेगा। अगर खेती में ज्यादा पैदावार होगा, वो क्या होगा, वही रॉ मटेरियल जाएगा इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, जिससे कि फैक्ट्री भी सही चलेगा, फैक्ट्री का पैदावार बढ़ेगा, फैक्ट्री प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, उससे क्या होगा, फैक्ट्री से भी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगला है साइंटिफिक स्टडी। अब क्या था कि जो साइंटिफिक स्टडी ऑब्जेक्टिव की मतलब कि कौन से प्लांट्स कितना मजबूत है, इन्वायरमेंट सस्टेन कर सकता है बिना पानी के भी, और यह बहुत ज़्यादा पानी में बिना खाद के भी, उसके बारे में पढ़ाई लिखाई करना कि कौन सा जो बीज हम लोग यूज कर सकते हैं, धान का कौन सा किस्म यूज करें ताकि वो जल्दी से जल्दी फसल पैदावार हो और कम से कम खर्चे में निकले।
तो इसी का साइंटिफिक स्टडी। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि एग्रीकल्चर वर्ड का एग्रीकल्चर हाँ ग्लोबलाइजेशन द एग्रीकल्चर वर्ल्ड। एग्रीकल्चर वर्ल्ड मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे कारखाने वगैरह नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, वो कृषि पर ही डिपेंड है। उनको क्या करना, उनको भी आगे लाना कृषि के क्षेत्र में, और कृषि का जो और कृषि से जो रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री होगा उसको बढ़ावा देना, ताकि वहाँ के लोग भी आगे आज के ग्लोबलाइज हो सके। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका एलिमेंट्स क्या क्या है। तो अब देखते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसको कंसिडर किया गया, जिसको ध्यान में रखा गया है। बेसिक एलिमेंट सबसे पहला पॉइंट आता है एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरिया। इसका मतलब होता है जो खेती के लिए जगह है उसको बढ़ाया गया, यानी कि जो हमारे जैसे बिहार में छोटे छोटे टुकड़ों में खेत बटा हुआ है, तो इसलिए हमको बिहार को ग्रीन रिवॉल्यूशन में कंसिडर नहीं किया गया। किसको कंसिडर किया गया था? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। इन सब एरिया कंसिडर करने का कारण क्या था कि वहाँ का जो खेती है वो बड़े बड़े जगह में होता था। इसलिए क्या किया, जो पहला जो एलिमेंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वो है कि जो खेती का एरिया है उसको बढ़ाया जाए। जबकि 1947 में हम लोग का यहाँ पे किया गया कि जो खेती है उसको जिस सबसे लेकर के सब बांटा गया था, बढ़ाया गया था, लेकिन उससे भी काम नहीं हुआ। तो क्या किया, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उस टाइम पे भी एक्सपेंड किया गया जो फार्मिंग एरिया। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्राइमरी है, जिसको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, वो बात ये था डबल क्रॉपिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि एक साल में 2 क्रॉप्स, 2 फसल होने चाहिए। ठीक है, पहले क्या होता था, साल में एक खेत में एक ही फसल होता था। उसका वजह क्या था? इरिगेशन, यानी सिंचाई हम लोग पहले किस पर डिपेंड थे? वर्षा पे। तो जब वर्षा साल में एक बार सावन भादो में आता था, उसी टाइम पे जो फसल होना था उसी फसल होता था। तो हम लोग पूरे तरीके से डिपेंड थे वर्षा पे। तो क्या किया गया, यहाँ पे सिंचाई को बढ़ाया गया, सिंचाई को बढ़ा दिया गया किसके थ्रू? जैसे डैम वगैरह बनाए गए, इरिगेशन सिस्टम को मजबूत किया गया, सिंचाई, नहर, ये सब चीज चालू किया गया, ताकि जो है एक साल में कितना फसल उगा सके? 2। अगला है यूजिंग सीड्स विथ इंप्रूविंग जेनेटिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो ISCA मतलब होता है कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इसने क्या किया, इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया ग्रेन्स पे, यानी कि बीजों पे, और जो उच्च गुणवत्ता के बीज थे उनको ध्यान दिया गया और उनसे खेती करवाया गया, ताकि हम लोग को ज्यादा पैदावार हो सके और कम से कम लागत में हो। अगर अगला एलिमेंट है इंपॉर्टेंट क्रॉप, यानी कि किन फसलों को ज्यादा ध्यान दिया गया। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, ये सब क्या है? ये सब फूड ग्रेन्स है। हम लोग के देश में क्या था, अकाल पड़ा हुआ था, सबसे पहले ध्यान किसमें देना जरूरी है? फूड ग्रेन्स पे। इसलिए जो वर्ल्ड में भी सबसे पहले ध्यान दिया गया था फूड पे ही। ये हम लोग भी पढ़ रहे हैं ओवरऑल ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। ये था हमारा क्या, सबसे पहले ध्यान दिया गया खाने वाले अनाजों पे। उसका जो नॉन फूड ग्रेन्स है उसको अभी हटाया गया शुरू में, उसको रखा गया बाद के लिए। जब बाद में नया पॉलिसी वगैरह आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, नॉन फूड ग्रेन्स को भी इंक्लूड करेंगे। और व्हीट जो है वो बहुत सालों तक ग्रीन रिवॉल्यूशन में रहा, उसको हमें, क्योंकि वो मुख्य स्रोत है अनाज का, इसलिए गेहूं को बहुत सालों तक ग्रीन रिवॉल्यूशन रखा गया। इसके बाद अब देखते हैं इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे रहा और क्या क्या परफॉर्म रहा, उसका क्या फायदा था, क्या नुकसान था। ठीक है, तो अब देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे आया। तो उसके लिए सबसे पहले बैकग्राउंड को समझना जरूरी है कि हम लोग को पता है कि 1943 में बंगाल फेमाइन हुआ था, फूड क्राइसिस, जो सबसे ज़्यादा डेंजर क्राइसिस था, मतलब वर्स्ट, क्योंकि इसमें 4 मिलियन लोगों का डेथ हो गया। किसके वजह से? हंगर की वजह से, यानी भूख की वजह से 4 मिलियन लोग मारे गए 1943 में। उसके बाद क्या होता है 1947 में हम लोग आज़ादी मिलता है। हम लोग 1967 तक बस हम लोग पूरा जो हम लोग प्लान्स वगैरह था उसको क्या ध्यान दिए थे, एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करने में, बस फार्मिंग एरिया को एक्सपैंड करने में पूरा ध्यान दिया, सब सारा प्लानिंग लगाया। फिर भी जो पॉपुलेशन का जो रेट था, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रहा था, उस हिसाब से हमारा फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा था। यानी कि जिस हिसाब से जनसंख्या का बढ़ोतरी हो रहा था, हमारा अनाज उतना उसको भरपाई नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोगों को पैदावार बढ़ाने का जरूरत पड़ा, यानी कि कुछ ऐसा करें, कुछ तरीका लेके आए जिससे कि अनाज का पैदावार बढ़े, लोगों का जरूरत पूरा हो।
उसके लिए क्या लाया गया, तब लाया गया टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने वाले इंडिया में कौन था, एस स्वामीनाथन, जिसको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, एस स्वामीनाथन, जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आया। अब क्या था, इंडियन एग्रीकल्चर को क्या गया, इंडस्ट्रियल सिस्टम बदल दिया गया। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया, वो क्या हो गया, इंडस्ट्रियल सिस्टम इंडस्ट्रियल सिस्टम में बदल गया। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन लागू हुआ हमारे देश में, तो जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर था, जो कि हमारा पहले ट्रेडिशनल तरीका से चलता था कि हल से जुताई हो रहा है, हाथ से बुआई हो रहा है, बिना खाद के, बिना HYB यानी कि हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स वैरायटी से, तो उसे क्या था, पहले ट्रेडिशनल तरीका से फॉलो होता था। उसका जैसे हरित क्रांति आया, हरित क्रांति बाद क्या हुआ, वो इंडस्ट्रियल सिस्टम बदल गया। इंडस्ट्रियल सिस्टम में बदलने का मतलब क्या है कि जो उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होने लगा, ट्रैक्टर का यूज होने लगा, HYB सीड्स का यूज होने लगा, इरिगेशन सिस्टम के लिए सिंचाई, नहर, बांध वगैरह बनने लगे, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज होने लगा। इससे क्या हुआ, इससे कारखानों फैक्ट्रियों का भी बढ़ावा मिला। जो कि अब मान लो ट्रैक्टर बनाना है, तो ट्रैक्टर्स का भी जो फैक्ट्री वो डालेगा, ताकि इंडिया में जरूरत नीड्स ज़्यादा है। इरिगेशन के लिए सिंचाई मशीन, मोटर पंप, पाइप, ये सब चाहिए, और उसके लिए डीजल पेट्रोल ये सब चाहिए, तो उसका भी फैक्ट्री डाला। पेस्टिसाइड बनाने का, फर्टिलाइजर बनाने का, ये सब क्या हुआ, इससे इंडस्ट्रियल सिस्टम को बढ़ावा मिला और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ। उसका जो हमारे इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति लाया गया, वो मुख्यतः फोकस था पूरे तरीके से व्हीट पे, यानी कि गेहूं पे। गेहूं का पैदावार 3 गुना बढ़ गया 1967 से लेकर 2003-4 तक में। जब आकलन करते हैं तो उसका गेहूं का पैदावार कितना, 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया। इससे क्या हुआ कि हम लोग के देश में जो फूड डेफिशिएंट हम लोग थे, उससे हम लोग अब फूड सप्लायर तक भी पहुंच गए, ताकि हम लोग कुछ अनाज ऐसा था जिसको हम लोग दूसरे देशों में भी निर्यात करना शुरू कर दिया। ये था हमारा बैकग्राउंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। अब देखते हैं इसका क्या फायदा रहा और क्या नुकसान हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन लागू करने का। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा, पॉजिटिव क्या रहा, फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा। तो इसमें ट्रेमेंडस इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लोग HYB इम्प्लीमेंट किए, लागू किए, HYB को उपज किया, तो हमारा क्या हुआ, फूड का अनाज बढ़ जाएगा। कितना बढ़ गया था, 1978 78 to 79 में 131 मिलियन टन सब अनाज का पैदावार हुआ, जो कि सबसे ज़्यादा था, वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर हम लोगों ने पैदा किया अनाज को। तो सबसे ये ट्रेमेंडस इंक्रीज हुआ फूड प्रोडक्शन में, ताकि हमारा जो फूड डेफिशिएंट था, यानी कि हंगर से जो हम लोग मर रहे थे लोग, अब उन लोगों को मरने भूख की वजह से परेशानी होने की जरूरत नहीं था। और इतना अनाज पैदा हो गया कि हम लोग अपना तो सेल्फ सफिशिएंट हो ही गए थे कि अपना सर्वाइव कर सके, साथ ही साथ हम लोग इस काबिल भी हो गए थे कि हम लोग अपना अनाज को बाहर भी निर्यात कर सकें, दूसरे देशों को दे सकें। उसके साथ था कि रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्राउंड। जब हम लोग खुद इतना सेल्फ सफिशिएंट हो गए, तो बाहर दूसरे देशों से अनाज को आयात करना कम हो गया हम लोग देशों का। अगला है बेनिफिट टू द फार्मर्स। अब जब वाजिब बात है, जब अनाज का पैदावार ज़्यादा होगा तो क्या होगा, किसको ज़्यादा फायदा होगा, किसानों को, जिनका खेत है, जिन्होंने ये लगाया, तो किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हुआ, जैसे अब क्या चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, तो ट्रैक्टर लिए क्या चाहिए, फैक्ट्री जो ट्रैक्टर बनाएगा, डीजल मशीन इरिगेशन के लिए, डीजल इंजन, थ्रेसर और बहुत सारे मशीन जो खेत में यूज होते हैं, उसके लिए क्या लगाया गया, फैक्ट्री। उसके साथ ही था रूरल डेवलपमेंट। अब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ, क्योंकि जब अगर खेती ज़्यादा हुआ, खेती का वैरायटी बढ़ा, तो गांव के लोगों को भी डेवलपमेंट हुआ, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है, केवल पॉजिटिव नहीं है, हर एक चीज़ का कुछ निगेटिव पॉजिटिव चीज़ें इफेक्ट होता है। तो निगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं क्या है। सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट है कि नॉन फूड ग्रेन्स लेफ्ट आउट, मतलब कि जो हम लोग खाने का अनाज नहीं था, खाद्य पदार्थ नहीं था, खाने लायक जो यानी कहते खाद्य अन्न, जो भी नॉन फूड ग्रेन्स, यानी खाने वाले अनाज को भी ज़्यादा पैदावार किया गया, जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ये सबको ध्यान दिया गया। नॉन फूड ग्रेन जैसे कि शुगर, चीनी, ऑयल, पल्स, दाल, ये सब इन सबको छोड़ दिया गया, इन सबको ध्यान नहीं दिया गया। ये था नॉन फूड ग्रेन्स को छोड़ दिया गया। लिमिटेड कवरेज ऑफ HYP, वही सेम बात कि जो हमारा जो ध्यान था ज़्यादातर किस पे था, गेहूँ, चावल, इन सब पे ध्यान ज़्यादा था। तो ये लिमिटेड कवरेज ऑफ HYP, यानी HYVP क्या है, HYV समझ आता है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ पीपल प्रोग्राम।
इन हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम में क्या किया गया, जो नॉन फूड ग्रेन से यानी कि लिमिटेड कुछ ही अनाजों को ध्यान में रखा गया, जिसमें कि बस गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का ये सब थे। रीजनल डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी मतलब होता है कि भेदभाव, यानी क्षेत्रों के साथ भेदभाव हुआ। भेदभाव कैसे हुआ कि ये जो क्षेत्र थे कौन कौन से हम लोगों ने देखा, पंजाब, हरियाणा और कुछ भाग वेस्टर्न यूपी का, और ये तो हो गया नॉर्थ में। साउथ में, ये नॉर्थ साउथ जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये साउथ में। बस इन सब क्षेत्रों पे ही ध्यान दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन में। जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तो क्या गया, रीजनल डिस्पैरिटी हो गया। यानी कि ये लोग क्षेत्र पहले से ही ठीक थे अनाज खेती करने में, और उन लोगों के पास बड़ा बड़ा जमीन था, तो लोग सेल्फ सफिशिएंट थे, उतना पैदावार करते थे, वहाँ पे दिक्कत नहीं था। फिर भी इन लोगों पे ध्यान दिया गया, क्योंकि वहाँ उन लोगों को ध्यान देने का वजह ये था क्योंकि वहाँ बड़े आकार में खेत था, इसलिए वहाँ पे ध्यान दिया गया। और बिहार सब में क्या है कि बहुत छोटे छोटे आकार पे खेत है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए था ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, तो इसलिए रीजनल डिस्पैरिटी पैदा करता है। उसके बाद एक्सेसिव यूजेज ऑफ केमिकल्स, क्या हुआ कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उसके साथ में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज करना भी था। उसके साथ क्या हुआ कि जो किसान लोग हैं उन लोगों को उस पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर के बारे में ना के बराबर बताया गया। अब उन लोगों क्या, जो कि अनएडुकेटेड फार्मर्स थे, उन लोगों ने क्या किया, जैसे उनको समझ में आया उस हिसाब से उन लोगों ने फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का यूज करना शुरू किया। उससे क्या हुआ, वहाँ का मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो नुकसान किया। फिर वो जो फर्टिलाइजर यूज करते थे वो नदी में गया, पानी में गया, अंडरग्राउंड वाटर में गया, उससे भी उन लोगों का नुकसान हुआ। तो ये किस वजह से हुआ, क्योंकि हम लोग को फार्मरों को यानी किसानों को सिखाया नहीं कि कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये भी नुकसान था। वाटर कंजप्शन, कुछ कुछ फसलें ऐसे थे जैसे कि राइस जैसे वाटर कंजप्शन में क्या है कि कुछ फसल ऐसा था जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है, जैसे कि चावल, धान की खेती जो हम लोग करते हैं, धान, शुगर केन, इस सब में बहुत सारा पानी चाहिए होता है। ये सब क्या गया, वाटर कंजप्शन ज़्यादा हुआ, ग्राउंड लेवल वाटर भी कम हो गया। और वाटर कंजप्शन ज़्यादा है तो क्या करते हैं कि जो पंप से लगा करके, मोटर से लगा करके पानी अंडरग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं, उससे क्या हुआ, वाटर लेवल हमारा कम हो गया, तो वाटर कंजप्शन ज़्यादा हुआ, वेस्ट भी ज़्यादा हुआ। इम्पैक्ट ऑन सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन, वही समझो कि पीएच वैल्यू बढ़ गया, जमीन खराब, और क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि उन सभी प्रोडक्शन पे ध्यान दिया गया, जैसे कि वीट, बाजरा और बाकी जो अदर क्रॉप्स थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अगला था अनएम्प्लॉयमेंट। अब हुआ क्या, यहाँ तो हम लोग देख रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट हो रहा था, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की बात कैसे है। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, जैसे मान लो कि अब ट्रैक्टर का यूज होना शुरू हुआ, थ्रेसर का यूज होना शुरू हुआ, तो जो लोग खेती पे डिपेंड थे, जिसका खेती से ही घर चलता था, रुपाई करके, कटाई करके, उन लोगों क्या हुआ, वो लोग बेरोजगार हो गए। और अगला था हेल्थ हैजार्ड्स। हेल्थ हैजार्ड्स कैसे होगा, जैसे अब जो एक्सेसिव यूज में केमिकल यूज करेंगे वो कहाँ जाएगा, जमीन के पानी के अंदर, और वो लोग पानी पिएंगे, नदी में जाएगा, वो फसल में फिर से दूसरे खेत में जाएगा, क्या होगा, उससे स्वास्थ्य रिलेटेड मतलब उससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। ठीक है, ये था हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव बात ग्रीन रिवॉल्यूशन का। तो हम लोग देखते हैं अब कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष के बारे में, कि निष्कर्ष क्या निकलता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, कितना सही था, कितना गलत था। तो पहला है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा ही हमारे देश में, जो हम लोग फाइमाइन से गुजर रहे थे, यानी भुखमरी से जो गुजर रहे थे, उससे जाकर के हम लोग फूड डेफिशिएंट, अनाज नहीं मिल रहा था खाने का, उससे जाकर के हम लोगों ने सप्लायर के रूप में आगे बढ़े, यानी कि हम लोग इतना फूड को गेन किया, इतना फूड अचीव किया, जिससे कि हम लोग दूसरे देश को भी निर्यात कर सकते हैं। और अगला था फार्मिंग साइंटिफिक, यानी कि हमारा जो खेती है वो क्या हुआ, साइंटिफिक हो गया, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, ट्रैक्टर का यूज़ किया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, जिससे पैदावार बढ़े, और खेतों को ट्रेडिशनल से हम लोग कहाँ लेके आए, मॉडर्न तरीके से लेके आए। फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, लेकिन कुछ खामियाँ थी। ये खामियाँ क्या थी कि जैसे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना था, बहुत एक्सेसिव मात्रा में यूज हुआ। इसको सुधार कैसे कर सकते, जो हम लोगों ने किसान पे ध्यान नहीं दिया, उसको बताया नहीं, ना के बराबर मेहनत किया किसान को सिखाने बताने में कि आप किस तरीके से खाद का यूज़ कर सकते हैं, कितना यूज करना चाहिए, क्या क्या नुकसान भी हो सकता है, नुकसान ही बताना चाहिए था, कि उससे किसान अवगत रहता, अवेयर रहता उससे, और पता रहता है कि कितना यूज करना है, नहीं करना है। उससे क्या हुआ कि जो ज़मीन में मिट्टी गया, पानी में, ग्राउंड लेवल में जो वाटर गया, नदी के पानी में जो गया, ये सब क्या हुआ, उसको नुकसान नहीं हुआ। जो भी जानवर, जो पशु पक्षी थे, सबको नुकसान, इन्वायरमेंट में नुकसान हुआ। तो कोई इससे हम लोग इससे क्या सीखने को मिलता है कि जो भी पास्ट में गलतियाँ हुआ उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि हम लोग केवल फूड पे ध्यान नहीं दें, हमारा इन्वायरमेंट बचाना भी जरूरी है, केवल अपने सर्वाइव के लिए नहीं, हम लोग अपने फ्यूचर के लिए भी देख सकते हैं कि फ्यूचर को भी सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में अगर मान लो अभी अनाज पैदा कर रहे हैं तो हमारे जो बच्चे होंगे
जो हमारा अगला जनरेशन होगा वो लोग कैसे रहेगा। और इसी से रिलेटेड क्या होता है, क्लाइमेट चेंज, जो हम लोग इतना तबाही देख रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर देख रहे हैं, बाढ़, तूफान, बेमौसम बारिश, ये सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडी है, क्या है, क्लाइमेट चेंज। हम लोगों ने क्लाइमेट पे ध्यान नहीं दिया, एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने बस अपने कंजप्शन के लिए ही ध्यान दिया है, और इसी वजह से हम लोगों को इतना सा भुगतना पड़ रहा है। तो हम लोगों को शिक्षा में सुधार करना चाहिए, ताकि पता हो कि ये इन्वायरमेंट, ये धरती केवल भोगने के लिए नहीं है, कंजप्शन के लिए नहीं है, और इसको भी बचाना जरूरी है, ताकि हमारा जो अगला जनरेशन आए वो भी सही से रह सके, वो भी सही ज़िंदगी जी सके। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आज जितना गर्मी है, जितना ठंडा हो जाता है, बेमौसम जो बारिश होता है, ये सब किस लिए हो रहा है, हमारा नदी इतना पॉल्यूटेड, हमारा जंगल कट रहा है। इतना भी डेवलपमेंट नहीं चाहिए कि धरती का ही नाश हो जाए। डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट किसी के नुकसान पे, पृथ्वी के नुकसान पे जरूरी नहीं है। पृथ्वी को बचाना जरूरी है, जानवर का ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए जानवर को, इन्वायरमेंट को, प्रकृति को, सबको बचा करके चलेंगे, और साथ ही साथ हम डेवलप करेंगे, तब जाकर डेवलपमेंट है। अदरवाइज दूसरे के डेथ पे, दूसरे के जान को ख़त्म करके डेवलप करना फिर कहाँ का फ़ायदा। तो ये सब बातों का ध्यान रखेंगे, हम लोग सीखेंगे और देखते हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ताकि हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हों अर्थ के लिए, धरती के लिए, धरती के पर्यावरण के लिए, जंगल के लिए, नदी के लिए, पहाड़ के लिए, हवा के लिए। इस सब का जिम्मेदारी हम लोग खुद से उठाएं, ताकि केवल कंजप्शन हम लोग का टारगेट ना हो, भलाई भी हो, और जानवरों से भी प्रेम हो, जंगल से, पेड़ से, पहाड़ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो ये हमारा था ग्रीन रिवॉल्यूशन। आप लोगों को इसका क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, और आप लोगों को सॉल्व करना है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।